अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। एमडी कैट की वो जर्नी जो आपने स्टार्ट की थी अब अपने इख्तिताम को पहुंचने वाली है। आखिरी फेज में आप एंटर हो रहे हैं जहां पे आपने रिवीजन्स करनी है। तो आज की इस वीडियो में हम उस आखिरी फेज के बारे में डिस्कस करेंगे कि जब भी आपका सिलेबस एंड होगा तो आपने कैसे रिवीजन स्टार्ट करनी है, रिवीजन के दौरान किन बातों का ख्याल रखना है, एमसीक्यूज प्रैक्टिस करते वक्त किन बातों का ख्याल रखना है, और आखिरी एक वीक में किस तरह से 2 दफा आप रिवाइज कर सकते हो सारा सिलेबस। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे मिस्टेक थ्योरी। बहुत से बच्चे एमसीक्यूज इस वजह से सॉल्व नहीं करते कि हमारा एमसीक्यू गलत हो जाएगा, मिस्टेक हो जाएगी तो हम सॉल्व ही नहीं करते। इससे कैसे बचना है। बहुत से बच्चों को सेल्फ डाउट होता है कि अगर हमारा ना हुआ तो क्या होगा। हम सब कुछ आज इस एक मास्टर क्लास में डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मिस्टेक थ्योरी से। देखो, आपको पता है कि फुटबॉल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा जिसने पेनल्टीज मिस की है ना, वो रोनाल्डो है। उसने सबसे ज्यादा पेनल्टीज मिस की हुई हैं। क्या मुझे बता सकते हैं कि फुटबॉल की सारी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पेनल्टीज स्कोर किसने की हैं? वो भी रोनाल्डो है। जो आपका फेलियर होता है ना, वो सक्सेस से डिफरेंट, उसके ऑपोजिट नहीं है। आपका हर फेलियर सक्सेस की तरफ कदम होता है। आपको मैं एग्जांपल देता हूं। अगर आपके कंपटीशन में एक ऐसा स्टूडेंट है जिसने 5000 मिस्टेक्स की हुई हैं, मैं मिस्टेक्स की बात करूं, मैं ये नहीं बात कर रहा कि उसने कितने एमसीक्यूज ठीक किए थे, वो नहीं मुझे पता। हो सकता है उसने 6000 10000 15000 ठीक किए हो, लेकिन उसने 5000 एमसीक्यूज जो है ना वो गलत करके एमडी कैट में गया हुआ है। वो आपको ना कच्चा खा जाएगा, क्योंकि उसको हर वो मिस्टेक पता है जो उसकी हो सकती थी। उसने वो सारी मिस्टेक्स पहले ही कर ली हुई हैं। अब वो 5000 एमसीक्यूज अपने कंफर्म करके एमडी कैट में जा रहा है, और वो वाले 5000 एमसीक्यूज जो उसे नहीं आते थे वो वाले कंफर्म करके एमडी कैट में जा रहा है। तो आपने मिस्टेक्स से डरना नहीं है। आप जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे ना, आपके सक्सेस के चांसेस जो है ना वो बढ़ते जाएंगे, क्योंकि मिस्टेक्स वो हैं जो चीजें आपको नहीं पता थी, मिस्टेक हो गई, आज पता लग गई। अब अगर इस तरह का एमसीक्यू एमडी कैट में आएगा तो कम से कम ये वाला आपका ठीक होगा। जितनी ज्यादा मिस्टेक्स उतने सक्सेस के चांसेस बढ़ेंगे। तो डीमोटिवेट कभी भी नहीं होना। जब मैं अपने एमडी कैट कर रहा था ना, तो मैं ढूंढता था कि मुझे कोई ऐसा पॉइंट मिल जाए जो मुझे नहीं आता, ताकि एमडी कैट ने मेरे सक्सेस के चांसेस बने। मैं मिस्टेक्स को ढूंढता था, भागना नहीं है मिस्टेक्स से। तो पहली चीज आपने आज से लेकर एमडी कैट तक याद रखनी है कि मिस्टेक्स आपकी दोस्त हैं, एमसीक्यूज आपकी तैयारी का जरिया हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद नेशनल वर्सेस प्रोविंशियल। बहुत से स्टूडेंट इस बारे में कंफ्यूज हैं कि सर क्या होने जा रहा है, एमडी कैट का क्वेश्चन बैंक कौन बना रहा है, किस बुक से पढ़ना है, किससे नहीं पढ़ना। देखो, दो चीजें हैं, एक है क्वेश्चन बैंक और दूसरा है आपका सिलेबस। बात करते हैं क्वेश्चन बैंक की, जो कि इस साल पीएमडीसी ने कहा है कि हमने 8000 एमसीक्यूज का एक क्वेश्चन बैंक बनाया है। ये चीज आपने याद रखनी है कि क्वेश्चन बैंक जो है ना वो पीएमडीसी बना रहा है, जो कि नेशनल लेवल पे इस्लामाबाद में बैठ के उसने 8000 का एक क्वेश्चन बैंक एमडी कैट 2026 के लिए रेडी कर लिया हुआ है। अब वो क्या करेगा कि इन 8000 के क्वेश्चन बैंक में से ना पंजाब को ना 3 पेपर बना के देगा कि ये 3 पेपर हैं जो कि हम आपको दे रहे हैं, आपने इसको प्रिंट करवा के बच्चों से करवाना है। तो यूएचएस का काम क्या है कि जो पेपर उसके पास आएंगे उसने उसको प्रिंट करना है, आपको देना है, आपसे रिसीव करना है और आपका रिजल्ट बनाना है। ये यूएचएस का काम है। लेकिन एमसीक्यूज बनाना किसका काम है और किसने बना लिए हुए हैं? पीएमडीसी ने अपना 8000 का क्वेश्चन बैंक बना लिया हुआ है। ठीक है, और पीएमडीसी ने वाजे तौर पे ये कहा है कि क्वेश्चन बैंक हम खुद बना रहे हैं और सिलेबस से बना रहे हैं। अच्छा, अब अगर आप सिलेबस को देखो तो वहां पे आपको कुछ ऐसे चैप्टर्स मिलते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलते हैं जो कि किसी एक बुक में नहीं होते और दूसरी बुक में हूबहू वहां से उन्होंने कॉपी पेस्ट करके डाले होते हैं। यानी ये कि जो सिलेबस है, यानी ये कि जो क्वेश्चन बैंक है वो पीएमडीसी ने बनाया है और वो किसी एक बुक से नहीं है। अब यहाँ पे बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सर जो एमडी कैट आता है वो तो मेरी बुक से सॉल्व हो गया था। देखो, अगर अभी आप पंजाब के स्टूडेंट है ना, और मैं आपको सिंध का 2025 का सिलेबस दे दूंगा ना, 90% आप कहोगे सर ये तो मेरी बुक से बना हुआ है। जी, 90% चीजें सेम है। आप सिंध का पेपर भी सॉल्व करोगे ना, आपको यही लगेगा 90% ऑफ द क्वेश्चन में कि ये तो मेरी बुक की लाइंस है।
क्यों? क्योंकि 90% चीजें हर जगह हैं ही सेम, इसलिए आपको लगता है कि ये तो मेरी बुक से है। आप सिंध का भी करोगे वो भी आपको अपनी बुक से लगेगा। हाँ, फर्क कहां पड़ता है? 10% चीजों में, अप टू 10% चीजें जो है ना वो डिफर करती हैं। जैसे कि पंजाब में लास्ट ईयर एक एमसीक्यू आया था जो कि पंजाब में नहीं था, वो इन 10% में से है जो कि डिफर कर रहा है। जो पंजाब में था वो 90% हर जगह कॉमन है। तो 90% चीजें, आप पंजाब के स्टूडेंट है, आप केपीके का भी टेस्ट सॉल्व करेंगे ना, आपको 90% चीजें पंजाब की वहां पे मिलेंगी, क्योंकि 90% सिलेबस कॉमन है, 90% चीजें कॉमन है। आखिरी 10% ये वो चीजें हैं जो कि बुक्स में डिफर करती हैं। अब इसकी भी दो कैटेगरीज है। पहली कैटेगरी होती है एडिशनल इंफॉर्मेशन की, जो कि आपने एज इट इज याद रखनी होती है। जैसे कि लास्ट ईयर एमसीक्यू आया था कि कार्बन डाइऑक्साइड के रिसेप्टर्स कहां प्रेजेंट है, जो कि बलोचिस्तान की बुक की एग्जैक्ट लाइन थी, जो कि पंजाब के स्टूडेंट्स के लिए एक एडिशनल इंफॉर्मेशन थी। तो वो उन्होंने एज इट इज याद रखनी है, वो आ सकती है इन 10% में। ठीक है। दूसरी चीज होती है कंट्राडिक्शन, कि पंजाब की बुक कुछ और कहती है, सिंध की बुक कुछ और कहती है, हम क्या करें? तो जहां पे कंट्राडिक्शन है, आपने क्या करना है कि अपनी बुक की गलत बात याद कर लेनी है, ताकि आप जब एक दफा टेस्ट हो जाए, सपोज करो कि आपका टेस्ट लिया यूएचएस ने, तो टेस्ट होने के बाद जब यूएचएस आंसर की देगा तो आप उस आंसर की को अपनी बुक की गलत इंफॉर्मेशन की बेस पे चैलेंज कर सकते हो कि सर हम जो बुक 6 साल से पढ़ते आ रही है, आप जो हम बुक 2 साल से पढ़ते आ रहे हैं उसमें ये गलत इंफॉर्मेशन थी, हमने उस गलत इंफॉर्मेशन की बेस पे ये गलत मार्क किया है, तो हमारा ठीक कर दे। वहां पे आपको चांस मिल सकता है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि सर ये इंफॉर्मेशन हमारी बुक में थी ही नहीं तो इसका हमें ग्रेस मार्क दे दें। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपकी बुक में नहीं है लेकिन सिलेबस में है, यानी कि सिलेबस नेशनल है, ऊपर से क्वेश्चन बैंक भी नेशनल है। तो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो आपने ऐड करनी है, वो आपने याद रखनी है। और जहां पे कंट्राडिक्शन है वो अपनी अपनी प्रोविंस की बुक को आपने लेना है, और जब आंसर की बनेगी तो आप उस आंसर की को अपनी बुक की कंट्राडिक्शन, अपनी बुक की गलत इंफॉर्मेशन की बेस पे चैलेंज करेंगे। ठीक है। तो अभी तक अगर तो आप नेशनल क्वेश्चन बैंक के अकॉर्डिंग पढ़ते आ रहे हैं, वेल एंड गुड, बेहतरीन। लेकिन अगर आप किसी ऐसी जगह पे पढ़ रहे थे जहां पे आपको प्रोविंशियल पढ़ाया गया है, तो कम से कम अब आप क्या कर सकते हैं आगे कि मूविंग फॉरवर्ड आप एडिशनल चीजें देखो। जो तो कंट्राडिक्शन है ना वो आपने अपनी बुक वाली ही, चाहे बुक में गलत है आपने वहां पे गलत लगाना है। ठीक है। लेकिन जो एडिशनल चीजें हैं वो आपने साथ नोट कर लेनी है। ठीक है। तो आज से लेकर एमडी कैट तक जो जो आपको एडिशनल चीजें मिल रही हैं जो कि अपनी बुक में नहीं है, किसी और बुक में है, जिससे 10% आपका एमडी कैट बन सकता है, वो आपने नोट कर लेनी। बाकी 90% मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, अगर आप पंजाब की बुक से सिंध का एमडी कैट भी करेंगे ना, 90% आपको बुक लाइंस मिलेंगी जो कि पंजाब की बुक में और वहां पर सेम है। मसला सिर्फ ये 10% का है, उसके लिए आपने एडिशनल चीजें जो है ना वो अपने पास नोट कर लेनी है। ठीक है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है सेल्फ बिलीफ। देखो बहुत इंपॉर्टेंट, एमडी कैट में ना जो नॉलेज है ना, नॉलेज कम से कम कोई 20,000 ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनका नॉलेज जो है ना एमडी कैट देते वक्त सेम लेवल पे होता है, क्योंकि बुक सेम है ना। 20,000 को वो सारी की सारी बुक्स याद होती हैं, उन्होंने प्रैक्टिस भी की होती है। लेकिन अब इन 20,000 में से एडमिशन किसका होगा? उसका होगा जिसको खुद पे यकीन होगा कि हाँ मैं पढ़ के तो है और मुझे आता भी है, खुद पे यकीन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा एक दोस्त था मेरे एमडी कैट के टाइम, जो कि मुझसे ज्यादा ज़हीन था, गॉड गिफ्टेड था, उसकी इंटेलिजेंस, वो मुझसे ज्यादा इंटेलिजेंट था। ठीक है। तो उसकी तैयारी मुझसे अच्छी थी। लेकिन मसला क्या हुआ कि उसके एमडी कैट में ना मुझसे कम मार्क्स आए। मेरे आए तकरीबन 190 और उसके आए तकरीबन 160 के राउंड। ठीक है। क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट, वो जो मेरा दोस्त था, एमडी कैट में अच्छी तैयारी करने के बाद भी ना उसको ये यकीन नहीं था कि उसका एमडी कैट हो जाएगा। और मेरी उससे कम तैयारी पे भी ना मुझे ये यकीन था कि मेरी एमडी कैट की तैयारी हो गई है, कल जैसा भी एमडी कैट आएगा मैं अपनी इसी तैयारी की बेस पे थोड़ा सा ज्यादा सोच लूंगा वहां बैठ के, लेकिन इसी तैयारी की बेस पे करके आऊंगा। और जब मैं एग्जाम हॉल में गया था ना, मैं सबसे चिल पर्सन था वहां पे। मैं साथ अपनी टॉफियां लेके गया हुआ था और अपने दोस्तों को मैं टॉफियां दे रहा था, भाई खाओ, इतना चिल रहो, रिलैक्स करो। मैं सबसे चिल पर्सन था, कोई टेंशन नहीं थी। क्यों? क्योंकि मुझे यकीन था
कि मैंने 2 महीनों में जितना पढ़ लिया ना, जो भी क्वेश्चन आएगा इसी 2 महीनों में जाके रिकॉल करूंगा, अपने माइंड में सोल्व करके आऊंगा। तो ये है सेल्फ। अब ये कैसे आता है? ये आता है मेहनत से। देखो, अगर मैं आज अभी एक टेस्ट अनाउंस करता हूं कि अभी से 4 घंटे के बाद ना ये सिलेबस है और ये टेस्ट है, ठीक है। अगर आप ऐसे पर्सन है जिसने वो 4 घंटे लगातार बगैर ऊपर देखे पढ़ा है ना, तो आपको 4 घंटे के एंड तक ना ये यकीन होगा कि इतना टाइम था, इस टाइम पे जितना मैंने पढ़ लिया है ना, इससे ज्यादा पढ़ना 4 घंटे में पॉसिबल ही नहीं था। तो अब जितने मेरे मार्क्स आएंगे इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता, क्योंकि किसी ने मुझसे ज्यादा पढ़ा ही नहीं होगा। तो ये यकीन आपको मेहनत की बेस पे आता है कि जितनी मेहनत एमडी कैट के लिए मैंने कर ली है ना, इंसानी सतह पर रहते हुए, कोई इंसान, कोई रोबोट कर ले वो अलग चीज है, कोई इंसान इन 20 दिनों में आज से लेकर एमडी कैट तक मुझसे ज्यादा मेहनत कर ही नहीं सकता था। तो अब अगर कुछ मुझे नहीं आता ना, तो अब वो किसी इंसान को नहीं आता, किसी रोबोट को आता हो अलग बात है, लेकिन कोई इंसान, मैं भी इंसान हूं, कोई और भी इंसान है, कोई इंसान मुझसे ज्यादा मेहनत नहीं कर सकता था। जब ये यकीन आपको आ जाएगा ना, तो कोई सेल्फ डाउट नहीं रहेगा। उसके बाद आपका एमडी कैट क्रैक हो जाएगा। देखो, नॉलेज, मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, नॉलेज जो है ना, वो 20,000 बच्चों के पास एग्जैक्ट सेम नॉलेज होता है। मैटर क्या करता है कि नॉलेज के अलावा क्या है आपके पास। क्या आपके पास वो यकीन है कि मैं अपने इसी नॉलेज की बेस पे 180 बाय 180 एमसीक्यू ठीक करने जा रहा हूं? अगर आपको ये यकीन होगा ना, आप वहां पे बैठ के थोड़ा सा ज्यादा सोचोगे कि ये 180 बाय 180 एमसीक्यू जो है ना, इसी नॉलेज की बेस पे सोल्व हो सकते हैं। अगर नहीं भी हो रहा सोल्व, मैं सोचता हूं इसको मैंने सोल्व करना ही करना है, आप उसको सोल्व करोगे। तो सेल्फ बिलीफ बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉलेज के बाद खुद पे यकीन कि जितना मैंने पढ़ लिया है, एमडी कैट सारा इसी में से आना है, और मैं इसी की बेस पे मैं वहां पे 5 मिनट बैठ के सोच लूंगा, लेकिन मैं आंसर ढूंढ के आऊंगा और आंसर लगा के आऊंगा, ठीक है। तो कैसे आएगा सेल्फ बिलीफ? आज से लेकर एमडी कैट तक मुझसे अभी आप ये प्रॉमिस करोगे कि पीछे जो हो गया हो गया, आज से लेकर एमडी कैट तक जितने भी दिन है, मैं वो पाकिस्तान का वाहिद इंसान बनूंगा जिसने आज, कम से कम आज से लेकर एमडी कैट तक सबसे ज्यादा मेहनत की होगी। इंसानी सतह पर रहते हुए जितनी मेहनत पॉसिबल थी ना, वो मैंने आज से लेकर एमडी कैट तक की होगी। और अगर आप वाकई ही एमडी कैट वाले दिन वो पर्सन बनते हो जिसने सब ज्यादा मेहनत की है, देखो अल्लाह जो है ना, अल्लाह ने जब कुछ देना होता है ना, तो अल्लाह अपनी शान के मुताबिक देता है। आप ना बंदे, हम जब अल्लाह से मांगते हैं ना, तो हम कहते हैं कि या अल्लाह मैंने ना इतनी मेहनत की थी तो मुझे इतना दे देना। लेकिन वो रब है ना, वो जब देता है तो अपनी शान के मुताबिक देता है, और उसकी शान आप शुमार नहीं कर सकते। तो आपका काम यह है कि अपनी मेहनत पूरी करके अल्लाह को दे देना कि ये मैं मेहनत है, इससे ज्यादा मेहनत नहीं हो सकती थी, मैं करके ले। अल्लाह आपको आपकी मेहनत से ज्यादा अजर देंगे, और ये अल्लाह से गुमान भी रखना है कि मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा मिलने वाला है, क्योंकि उसने अपनी शान के मुताबिक देना है। मेरी मेहनत तो है, उसने अपनी शान के मुताबिक मुझे मेरी मेहनत से ज्यादा अजर देना है, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं रिवीजन स्ट्रेटजी की। हम स्टार्ट करेंगे 25 जुलाई से। सपोज करते हैं कि आपका 25 जुलाई तक जो है ना, वो सिलेबस खत्म हो गया एक दफा। अब आपने 25 जुलाई के बाद क्या क्या करना है? सबसे पहले आपने एक दफा अपनी डीप रिवीजन करनी है। डीप रिवीजन से क्या मुराद है कि आपने ना सारे चैप्टर्स को गो थ्रू करना है, और डीपली गो थ्रू करना है कि मैंने जो भी पिछले 1.5 महीने में पढ़ा है, मैं एक दफा डीप रिवीजन करके सब कुछ अपने माइंड में फ्रेश कर लूं, पहला गोल। और दूसरा गोल ये कि पिछले 1.5 महीनों में अगर कोई चैप्टर, कोई टॉपिक वीक रह गया है, मैं उसको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर लूं, ठीक है। तो ये आपने करनी है पहले डीप रिवीजन एक दफा। उसके बाद आपने क्या करना है? पास्ट पेपर इंटीग्रेशन, कि अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो पास्ट पेपर में आया हुआ है, तो मैं उसको अपने नोट्स के साथ इंटीग्रेट करूं, ताकि मुझे ये भी यकीन हो कि मेरे सारे पास्ट पेपर्स भी कवर हो चुके हुए हैं। ये आपने करना है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 180 नंबर के टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है कि क्या मेरा माइंड 3 घंटे के लिए बैठ के काम भी करता है या नहीं करता। क्या मैं 3 घंटे लगातार बर्नआउट तो नहीं हो जाता, मेरा माइंड आखिरी एमसीक्यू तक जाते जाते सो तो नहीं जाता। तो आपने 3 घंटे लगातार बैठने की 180 नंबर वाले टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। उस प्रैक्टिस में आप अपनी टाइम मैनेजमेंट की स्किल्स को मास्टर करेंगे कि मैंने पहले इजी एमसीक्यू करने हैं, फिर मैंने मीडियम करने हैं, फिर मैंने हार्ड करने हैं, और साथ ही आप अपनी स्ट्रेस मैनेजमेंट को मास्टर करेंगे
कि अगर एमडी कैट में ऐसा हो गया कि आपको पता है कि वहां पे कुछ इजी भी आने हैं, कुछ मीडियम भी आने हैं और 15% हार्ड आने हैं, तो अगर ऐसा हुआ कि जो 15% हार्ड आने थे, अगर मेरे पेपर के पहले 10 क्वेश्चन ही हार्ड आते हैं, तो क्या मेरे में इतनी हिम्मत, इतना हौसला है कि मैं बाकी 180 एमसीक्यूज, बाकी 170 एमसीक्यूज फ्री माइंड के साथ ये समझते हुए कर सकूं कि जो हार्ड आने थे ना, पहले 10 एमसीक्यूज ही हार्ड आ गए, बाकी सारे इजी है। तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट भी आपने अभी करनी है। उसके बाद आपने फुल लेंथ पेपर सॉल्व करना, जिसमें आपका पूरा का पूरा सिलेबस एक साथ होगा। देखो, अगर आप एक चैप्टर का टेस्ट दे रहे हो, एक चैप्टर पढ़ा, टेस्ट दे दिया, वो एक डिफरेंट चीज है, वर्सेस आपने पूरा सिलेबस पढ़ा, फिर आपने पूरे सिलेबस का फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया, तो आपने ये भी करना है। उसके बाद आपने लास्ट वीक की रिवीजन करनी है। ये वो चीजें हैं जो आपने जब भी आपका सिलेबस खत्म होगा उसके बाद करनी है, और इसके बाद आप एमडी कैट के लिए तैयार हैं। अब अगर आपका सिलेबस 25 को खत्म हो रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें कैसे इंटीग्रेट होती हैं हमारी रिवीजन स्ट्रेटजी में, ठीक है। देखो, क्या ये चीजें करना आसान है कम टाइम में? नहीं, आसान नहीं है। क्या ये मुश्किल है? जी मुश्किल है। क्या ये करना है? जी करना है। मुश्किल है लेकिन करना है, इसके अलावा कोई चारा नहीं है, ठीक है। मुश्किल है, करना है, और हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले 9 दिनों में हम क्या करेंगे? पहले 9 दिनों में जब भी आपका सिलेबस एंड होगा, सपोज करते हैं कि 25 से स्टार्ट करते हैं, पहले 9 दिनों में हम चैप्टर वाइज टेस्ट करेंगे, जिसमें हम अपनी एक दफा डीप रिवीजन कर लेंगे हर एक चैप्टर की, और पास्ट पेपर के साथ इंटीग्रेशन कर लेंगे हर एक चैप्टर को, ताकि इस फेज में हमारी एक दफा चैप्टर वाइज रिवीजन हो गई हो, डीप रिवीजन हो गई हो। जो पास्ट पेपर्स हैं वो भी इन्हीं चैप्टर्स के साथ इंटीग्रेट करके आपके नोट्स में ऐड हो गए हो। क्या ये फेज आसान होगा? नहीं। क्या ये मुश्किल होगा? हाँ। क्या इसको करना है? जी करना है, और कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। 9 दिनों में हमने चैप्टर वाइज डीप रिवीजन की, टेस्ट सॉल्व किए, पास्ट पेपर्स को इंटीग्रेट कर लिया, ठीक है। 9 दिन हमारे हो गए, हम पहुंच चुके हैं 2 अगस्त तक। उसके बाद अगले 7 दिन हमने क्या करना है? हमने अब 180 मार्क्स वाले टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हम करेंगे क्वार्टर्स, ताकि हम सिलेबस कम ही रखें, लेकिन उस कम सिलेबस में से 180 मार्क्स वाला टेस्ट सॉल्व कर ले। उसके बाद हम करेंगे हाफ बुक। उसके बाद हम करेंगे मिनी एमडी कैट, जो कि आपका होगा 9 अगस्त को। व्हाट इज मिनी एमडी कैट? मिनी एमडी कैट में आपका पूरा का पूरा एमडी कैट का सिलेबस होगा। 180 नंबर का आपका नेशन वाइड टेस्ट होगा, जो कि मेंटर कंडक्ट करेगा कि एमडी कैट से एक हफ्ता पहले आप कहां स्टैंड कर रहे हैं, और इस मिनी एमडी कैट पे आपको अपना कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा कि मेरी अभी तक की तैयारी की बेस पे अगर मैंने 9 अगस्त को एमडी कैट देना होता तो मेरे इतने नंबर आते। कोई मसला नहीं, अभी भी मेरे पास एक हफ्ता रहता है, मैं अपने इन मार्क्स को अगले एक हफ्ते में इंप्रूव कर सकता हूँ। उसके बाद आप आखिरी वीक का प्लान फॉलो करेंगे, जो कि मैंने लास्ट वीडियो में डिटेल से एक्सप्लेन किया था, और फिर आप 16 को अपना एमडी कैट दे रहे होंगे, ठीक है। ये था प्लान। अब इसके बाद हम मिशन 180 का जो फेज 2 है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं 25 जुलाई से, ठीक है। इसी प्लान को हम आपके साथ मिशन 180 के फेज 2 में फॉलो करवाने जा रहे हैं। पहले 9 दिन आपके यूनिट वाइज टेस्ट होंगे, जिसमें आपको साथ डिस्कशन वीडियोस भी मिलेंगी, और आपकी अच्छे से रिवीजन हो जाएगी। और उन डिस्कशन वीडियोस में सारे के सारे पास्ट पेपर को इंटीग्रेट करके बनाई गई हैं, ताकि पहले 9 दिनों में आपकी रिवीजन भी हो जाए और पास्ट पेपर्स इंटीग्रेट भी हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपके स्टार्ट होंगे क्वार्टर्स। पहला क्वार्टर, दूसरा क्वार्टर, पहला हाफ बुक, फिर क्वार्टर हाफ बुक, और यहाँ पे आपका होगा मिनी एमडी कैट, ठीक है। मिनी एमडी कैट आपका होगा 9 अगस्त को, और ये आपने इस तरह से देना है कि 9 को मेरा एक्चुअल एमडी कैट है। मैं देखने जा रहा हूँ कि मैं वहाँ पे टाइम कैसे मैनेज करूँगा, मैं वहाँ पे स्ट्रेस कैसे मैनेज करूँगा, और मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं और बाकियों के कितने मार्क्स आ रहे हैं, और अब मैंने आखिरी एक वीक जो है ना वो किस तरह से पढ़ना है। उसके बाद आपका आखिरी वीक का प्लान फॉलो होगा। अच्छा, इस प्लान पे मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा कि आपने इस वीक को किस तरह से गुजारना है, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट वीक जो होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट वीक जो होता है वो एमडी कैट का आखिरी वीक होता है, ठीक है। अब इस मिशन 180 के फेज 2 पे इस वीडियो के बाद जैसे ही ये वीडियो एंड होगी, आपको एक लिंक मिलेगा कमेंट्स में, और उसमें 55% ऑफ दे रहे हैं हम आप सबको फॉर 2 डेज। तो आप उस कमेंट में उस लिंक पे क्लिक करेंगे, अपनी स्कॉलरशिप का एक फॉर्म फिल करेंगे, और अगर आप सिलेक्ट होते हैं, जो कि हम मैक्सिमम लोगों को करने की कोशिश करेंगे,
आपको 55% ऑफ जो है ना वो मिशन 180 फेज 2 पे मिल जाएगा। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।